यहाँ लिटिल ड्रैगन हैचलिंग जिंग जिंग इज माइन के चैप्टर 71, 72, 73, 74 और 75 का हिंदी अनुवाद है। चैप्टर 71 लिटिल ड्रैगन हैचलिंग जिंग जिंग मेरी है। 2 उसी पल किसी ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट, वह नन्हा ये नियानबाई था। डैड, मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। मोयिन्हे की मुस्कान गायब हो गई। वह खड़ा हुआ और लंबे कदमों से बाहर चला गया। दरवाजे के पास खड़े होकर उसने इत्मीनान से उसे बंद कर दिया। उसने ये नियानबाई द्वारा दिए गए होमवर्क को लिया और उसे पलटा। कोई गलती नहीं थी, उसे कभी भी उस छोटे बच्चे की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जाओ नहाओ और सो जाओ। मैं जिंग जिंग को खोजने जा रहा हूँ। आज उसे तंग किया गया था और मुझे अपनी औरत को सांत्वना देने की जरूरत है। वह तुम्हारी औरत नहीं है और आज रात तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। मोयिन्हे ने अपने छोटे दिव्य जानवर की ओर देखा। उसने एक हाथ से उसे उठाया, बच्चों के कमरे में वापस ले गया और बाथरूम में डाल दिया। वहां उसने उसे नंगा किया और बाथटब में फेंक दिया। ये नियानबाई नाराज था। अपने छोटे चेहरे पर एक जिद्दी भाव के साथ वह दहाड़ा, वह मेरी औरत है। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी खुद की कोई पत्नी नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक के साथ नहीं देख सकते। तुम तो हमें तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हो। डैड, तुम बस एक खट्टे बुरे आदमी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नहलाओ। मैं चाहता हूं कि जिंग जिंग ऐसा करे। मेरी औरत के लिए मेरा ख्याल रखना स्वाभाविक है। उद्धरण चिन्ह, मोयिन्हे ने व्यक्तिगत रूप से उसे रगड़ा, लेकिन ये नियानबाई फिर भी इससे खुश नहीं था। अगर मोयिन्हे आज इतने अच्छे मूड में नहीं होते, तो वह निश्चित रूप से अपने बेटे को पीटते। हालांकि चूंकि बच्चे ने जिंगजिंग को वापस लाया था, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसलिए मोयिन्हे ने अपने बेटे को माफ करने का फैसला किया। मोयिन्हे ने अपने बेटे के साथ दिल की बात की। शाओबाई, क्या तुम अपनी जिंगजिंग को हमेशा के लिए घर पर रखना चाहते हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? ये नियानबाई ने जोर देकर सिर हिलाया। मैं तुम्हें उससे शादी करने और उसे घर लाने में मदद करूं तो कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह, उस पल मोयिन्हे को अपने बेटे का नाम अपनी पत्नी को खोजने के लिए इस्तेमाल करना याद आया। हालांकि सभी समाचार रिपोर्टें पहले ही हटा दी गई थीं, मोयिन्हे को अब लगा कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। हालांकि उसके पूरी तरह से अपरिचित चेहरे को स्वीकार करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। नहीं, ये नियानबाई ने निर्णायक रूप से कहा। डैड, मेरी पत्नी के बारे में सोचने की हिम्मत मत करना। जिंग जिंग मेरी है। ये नियानबाई ने गर्व से कहा। मैं अब एक भोजन में 2 कटोरे चावल खा रहा हूँ। जिंग जिंग ने कहा कि वह मेरे बड़े होने का इंतजार करने को तैयार है। जिंग जिंग की आंखें केवल मेरे लिए हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या ऐसा है? वह तो बस एक माँ का प्राकृतिक स्नेह है। इतना इतराने की क्या बात है? मोयिन्हे ने अपने बेटे को जितनी जल्दी हो सके नहलाया, उसे बिस्तर पर उठाया और एक ऐसे भाव के साथ जो पिता का अधिकारपूर्ण है, चिल्ला रहा था, आदेश दिया, सो जाओ। ये नियानबाई ने घमंड से सूंघा। मैं वास्तव में जिंग जिंग को खोजने जा रहा हूँ। आज रात उसे तंग किया गया और वह बहुत दुखी होगी। मेरी सांत्वना के बिना मुझे डर है कि वह रोएगी। मैं अपनी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह, यह उसकी व्याख्या थी, लेकिन मोयिन्हे बेअसर थे। इसके बजाय उन्होंने एक धमकी दी, अगर तुमने आधी रात में किसी औरत के कमरे में जाने की हिम्मत की, तो मैं कल तुम्हारी जिंगजिंग को बाहर निकाल दूंगा। ये नियानबाई आग बबूला हो गया। उसकी सामान्य रूप से काली आंखें गुस्से से जलती हुई धीरे धीरे सुनहरी पुतलियों में बदल गईं। उसके छोटे होंठ सिकुड़ गए। एक लंबे समय तक इसे रोकने के बाद उसने साहपूर्वक 4 शब्द बोल दिए, तुम कमीने हो। मोयिन्हे, जब तक ये शेन हलचल सुनकर भागा, तब तक बेडरूम का माहौल पहले ही विस्फोटक था। शायद इसलिए कि वह बहुत गुस्से में था, उसके भतीजे के प्यारे ड्रैगन सींग उसके माथे से निकले। आमतौर पर उनमें एक हल्का चांदी जैसा शीन और नीले रंग का संकेत होता था, लेकिन अब वे आग की तरह लाल थे, जैसे कि किसी भी पल उनसे लपटें निकल सकती थीं। ये देखकर कि उसका बड़ा भाई अपने भतीजे को मारने वाला था, ये शेन तुरंत दौड़ा। क्या हो रहा है? बड़े भाई, तुम हर दिन अनगिनत मामलों का प्रबंधन करते हो, शाओबाई को सुलाने का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं बच्चों को संभालने में सबसे अच्छा हूँ। चैप्टर 72 लिटिल ड्रैगन हैचलिंग जिंग जिंग मेरी है। 3 मोयिन्हे ने अपने बेटे को ये शेन को सौंप दिया और अपने बेडरूम में लौट आए। यह उनके बेडरूम में लौटने के बाद ही हुआ कि उन्हें एहसास हुआ कि दूसरा शरारती लिटिल ड्रैगन भी भाग गया था। उसने पूरे बेडरूम की तलाशी ली, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे की जगह को भी नहीं बख्शा, लेकिन फिर भी उसे नहीं मिल सका। मोयिन्हे एक हाथ कमर पर और दूसरा माथे पर दबाए खड़े थे। उसने उसकी ताकत को कम आंका था। पहले कि वह उसे चिकित्सा कौशल नहीं जानती थी। उसने उसे बार बार आश्वासन दिया था कि जब तक वह जानलौंग सुगंध को सूंघेगी, वह वध के लिए एक मेमना होगी, पूरी तरह से उसके रहम पर। लेकिन अब वह कैसे भागने में कामयाब हुई, इतनी बुरी तरह से नशे में होने के बावजूद कि वह एक छोटी मूर्ख की तरह व्यवहार कर रही थी। मोयिन्हे ने अपना कोट पकड़ा और उसे खोजने के लिए छोटी इमारत में गए। जैसा कि अपेक्षित था, वह खाली हाथ आए। मोयिन्हे ने निर्णायक रूप से निगरानी की जांच की। उसने पाया कि वह वास्तव में छोटी इमारत में वापस आ गई थी। उसकी छोटी आकृति प्रत्येक कदम के साथ संघर्ष कर रही थी, जैसे कि एक कठिन यात्रा पर लड़खड़ा रही हो। छोटी इमारत में लौटने के बाद वह 10 मिनट से भी कम समय में मानव रूप में वापस आ गई थी। सर्दियों की रात की गहराई में कसकर लपेटी हुई, वह विला में वापस आ गई, उसके कमरे में नहीं, बल्कि उसके बेटे के बेडरूम में।
मोइनहे आगे बढ़े, बच्चों के कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, ठीक उसी समय जब ये शेन बाहर आ रहा था। आंशिक रूप से खुले दरवाजे के माध्यम से मोइनहे ने बेडरूम के अंदर शाओबाई को देखा। एक शांत हुए छोटे शेर की तरह शाओबाई ने सी मिंगजिंग की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी हुई थी। उसकी बड़ी आंखें लाल घेरे से घिरी हुई थी क्योंकि उसने अपना सिर उसके आलिंगन में दबा दिया था। वे दोनों एक दूसरे से अड़े जुड़वां बच्चों की तरह चिपके हुए थे, जैसे कि एक ज्वालामुखी विस्फोट भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। भाई, ये संभाल लिया गया है, ये शेन ने कहा। मिस्सी अद्भुत है। उसके आते ही शाओबाई ने रोना बंद कर दिया। आप मिस्सी को शाओबाई के साथ रात भर रहने क्यों नहीं देते? उद्धरण चिन्ह। मोइनहे ने अपने कमरे में अकेले रात का सामना करने की निराशा को दबा दिया और ये शेन को एक नजर दी। बेडरूम में सी मिंगजिंग ने अपने आरामदायक हाव भाव जारी रखे, धीरे धीरे शाओबाई के गोल छोटे सिर को रगड़ रही थी। रो मत, उसने शांत किया। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहने का वादा करती हूँ। हालांकि उसकी परिधीय दृष्टि ने बच्चों के कमरे के बाहर की लंबी और प्रभावशाली छाया को पकड़ा, चौड़े कंधों वाला, लंबे पैरों वाला, ऊंचा, एक प्राकृतिक नेता। सौभाग्य से उसके पास आज रात शाओबाई था, अन्यथा वह छोटी इमारत में वापस नहीं जा पाती, खुद को बचाने के लिए सिल्वर सुई नहीं ढूंढ पाती और अपने मानव रूप में वापस नहीं आ पाती। लेकिन वह इत्र वास्तव में शक्तिशाली था। वह केवल अपने मानव रूप में वापस आ सकती थी। उसके पैर अभी भी कमजोर थे और वह दूर तक भाग नहीं सकती थी। सावधानीपूर्वक विचार के बाद शाओबाई का बेडरूम सबसे सुरक्षित जगह थी। सी मिंगजिंग को एक लिंगरिंग डर महसूस हुआ, फिर भी वह अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सकी। मोइनहे, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अपने बेटे के सामने मुझ पर कोई चाल चलने की हिम्मत करोगे। जिंगजिंग, लिटिल मास्टर को पता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। ये नियानबाई खुशी से उसके आलिंगन से बाहर निकल गया, बिस्तर से कूद गया और दरवाजे तक भागा। एक स्नैप के साथ उसने उसे मजबूती से बंद कर दिया, उसे बंद करना नहीं भूला। याद करते हुए कि उसका ड्रेसिंग रूम उसके पिता के कमरे से जुड़ा हुआ था, ये नियानबाई बेडरूम का दरवाजा बंद करने के बाद ड्रेसिंग रूम का दरवाज भी बंद करने चला गया। उसने खिड़कियों को भी बंद करना सुनिश्चित किया। उसने सब कुछ कसकर सुरक्षित कर दिया, अपने डैड के अंदर आने और जिंगजिंग को भगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अंत में उसने गर्व से अपने सिर पर प्यारे ड्रैगन सींगों को हिलाया। फिर वह सी मिंगजिंग के आलिंगन में वापस चला गया और एक बार फिर उस बड़ी ही गर्दन को कसकर गले लगाया। जिंगजिंग, मुझे सोने की कहानी सुननी है। एक सोने की कहानी? यह क्या बकवास थी। वह तो प्राथमिक विद्यालय भी नहीं गई थी। हालांकि जब वह छोटी थी तो उसकी माँ उसे पकड़कर सोने की कहानियां सुनाना पसंद करती थी। उसे अभी भी उनमें से कुछ धुंधले रूप से याद थीं। ठीक है, सी मिंगजिंग ने शुरू किया। बहुत बहुत समय पहले पृथ्वी पर 4 महाद्वीप थे, अटलांटिस महाद्वीप, मू महाद्वीप, लेमुरिया महाद्वीप और गैंडाया महाद्वीप। प्रत्येक महाद्वीप शानदार सभ्यताओं, सुंदर परिदृश्यों और राजसी शहरों का घर था। हालांकि उन सभी को एक प्रलय का सामना करना पड़ा, जो एक प्रागैतिहासिक का महान बाढ़ से बह गए। लाखों निवासी भाग नहीं सके और अपने महाद्वीपों के साथ वे समुद्र के नीचे डूब गए। चैप्टर 73, लिटिल ड्रैगन हैचलिंग, जिंगजिंग मेरी है। 4। ये नियानबाई, उस छोटे साथी ने अपना सिर झुकाया और बहुत रुचि से सुना। नींद का कोई संकेत नहीं दिखाया बल्कि उत्साह का एक भाव दिखाया। जिंगजिंग, मुझे पता है, मैं अटलांटिस साम्राज्य का लिटिल प्रिंस हूँ और वैद सबसे बड़ा पोता भी। भविष्य में जिंगजिंग, तुम वैद सबसे बड़े पोते द्वारा विशेष रूप से पोषित महिला होगी। सी मिंगजिंग मुस्कुराए। जिंगजिंग, एक बार जब मेरी सर्दियों की छुट्टियां होंगी तो मैं तुम्हें अटलांटिस अंडरसी वर्ल्ड ले जाऊं। आगा, ये बहुत मजेदार है। मेरे दादा दादी अभी वहीं हैं और तुम उनसे अभी तक नहीं मिली हो। वे तुम्हें निश्चित रूप से पसंद करेंगे। जो कुछ भी मुझे पसंद है उन्हें भी पसंद है। ठीक है। सी मिंगजिंग कभी अंडरसी वर्ल्ड नहीं गई थी और नहीं जानती थी कि यह कैसा था। कहा जाता था कि उनकी तकनीक बहुत उन्नत थी। आज तक जमीन पर किसी भी देश ने एक पनडुब्बी विकसित नहीं की थी जो 20,000 मीटर समुद्र के नीचे गोता लगा सके। लेकिन अटलांटिस अंडरसी साम्राज्य में हर घर में एक पनडुब्बी थी। वे इतने सारे थे कि वे जमीन पर कारों की तरह थे, समुद्र की सतह से 20,000 मीटर से अधिक नीचे स्वतंत्र रूप से नेविगेट कर रहे थे। उन्होंने समुद्र के नीचे शहर बनाए और समुद्र के पानी में तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की। इन शहरों की समृद्धि जमीन पर रहने वालों से कम नहीं थी। वह एक ड्रैगन थी, वह निश्चित रूप से पनडुब्बी की आवश्यकता के बिना समुद्र के नीचे स्वतंत्र रूप से गोता लगा सकती थी। अवसर मिलने पर वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी। कमरे के बाहर ये शेन ने महसूस किया कि उसके भाई का मूड आज रात ठीक नहीं था। एक हत्यारी आभा। अपने जीवन के लिए ये शेन निर्णायक रूप से भाग गया। बड़े भाई, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मैं अपनी सुंदरता की नींद लेने जा रहा हूँ। मीठे सपने। मोइनहे एक उदास अभिव्यक्ति के साथ अपनी नाक के पुल को दबाए बच्चों के कमरे के दरवाजे को लात मारकर खोलना चाहते थे। उसके लंबे सीधे पैरों ने दरवाजे की ओर कुछ नकली कदम बढ़ाए। अंत में उसने उन्हें वापस ले लिया। उसकी लंबी आकृति लंबे गलियारे में अकेली खड़ी थी, जो अपने बेटे और बहू द्वारा छोड़े गए एक दयनीय प्राणी की तरह लग रही थी। विला का गलियारा उसकी बहन येसियुवान द्वारा चुनी गई कई तेल चित्रों से सजाया गया था। प्रत्येक एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा एक उत्कृष्ट कृति थी जिसे बहु त खर्च पर हासिल किया गया था और एक भाग्य के लायक था।
हालांकि मोयिन्हे को समझ नहीं आया कि पेंटिंग क्या दर्शाती हैं। जैसे ही उसकी ठंडी नज़र उन पर पड़ी, उसे ऐसा लगा जैसे पेंटिंग में मौजूद आकृतियां उसका मजाक उड़ा रही थीं, जैसे कि उसकी सभी जटिल योजनाएं कुछ भी नहीं थीं। मोयिन्हे को कला को नष्ट करने की एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने थोड़े पहने हुए चप्पल पहन रखे थे, जो मोटी कश्मीरी कालीन पर कदम रख रहे थे। ये बहुत नर्म लगा और उसके कदमों को शांत कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी एक उसके कमरे से बिना किसी को पता चले बाहर निकल गई थी। मोयिन्हे ने तभी और वहीं फैसला किया कि छोटी ई अगले दिन किसी को नर्म कश्मीरी कालीन को किसी ऐसी चीज से बदल दिया जाएगा जो थोड़ी सी भी हरकत पर आवाज करेगी। अगली सुबह जल्दी और चमकदार जब सी मिंगजिंग ये नियानबाई को नीचे ले गई तो मोयिन्हे पहले से ही भोजन कक्ष में मेज के सिर पर बैठे थे, शालीनता से भोजन कर रहे थे। उसका एक महान और असाधारण रूप से सुंदर व्यवहार था। मोयिन्हे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, जिसमें अच्छी विशेषताएं, चौड़े कंधे, एक संकीर्ण कमर और पैर थे जो अंतहीन रूप से खींचे हुए लग रहे थे। वह एक प्राकृतिक दिलकश आदमी था। पहली नज़र में सी मिंगजिंग को लगा कि मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान था कि यह आदमी एक सेलिब्रिटी नहीं बना। फिर उसने सोचा, अगर वह मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करता तो अन्य पुरुष सेलिब्रिटी कैसे जीवित रह सकते थे। इस विचार ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी अनुपस्थिति, मनोरंजन उद्योग में उसकी तबाही न मचाना, वास्तव में इसके लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। मिस सी, सुप्रभात। ये शेन, जो कमरे में भी भोजन कर रहा था, ने उसे बधाई दी। सी मिंगजिंग ने एक कुर्सी खींची और बैठ गई। सुप्रभात। मेज के सिर से आ रही तीव्र नजर को अनदेखा करते हुए सी मिंगजिंग ने चुपचाप अपना भोजन शुरू किया। कुछ निवालों के बाद उसने अचानक ये शेन को पूछते हुए सुना, मिस सी, मुझे याद है कि आपने कहा था कि मेरे भाई द्वारा 3 खुराक दवा लेने के बाद उसे और किसी का बड़ी ही आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य के उपचारों के लिए केवल एक्यूपंक्चर की आवश्यकता होगी। आप मेरे भाई के लिए एक्यूपंक्चर कब शुरू करेंगी और क्या इसे हर दिन करने की आवश्यकता है? सी मिंगजिंग ने जवाब दिया, फिर थोड़ा भौहें चढ़ाई। अगर मोयिन्हे द्वारा कल रात जबरन ले जाया नहीं गया होता तो सी मिंगजिंग को यह मानसिक बोझ नहीं होता। अब धिक्कार है, क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हर दिन उसका सामना करना पड़ेगा? चैप्टर 74 मोयिन्हे 24 घंटे ऑन कॉल। एक ये शेन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी, बहुत चिंतित। तो एक्यूपंक्चर कहाँ किया जाना चाहिए? अभी भी माथे पर। कुछ दिन पहले जब उसके भाई की पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई थी तो सी मिंगजिंग ने उसके भाई के माथे में कुछ सुई डाली थी और पलक झपकते ही वह फिर से ठीक हो गया था। ये शेन पारंपरिक चीनी चिकित्सा को ना बड़ी ही असमझता था, लेकिन उसे चमत्कारी पाया। सी मिंगजिंग की भौहें और भी गहरी हो गईं। 2 शब्द अनिच्छा से उसके होठों के बीच से निकले। छाती। मोयिन्हे की नज़र, जोशीली लेकिन कोमल, लगातार सी मिंगजिंग पर रही। उसने उसे अपनी आंखों से बचते हुए देखा जैसे कि वह खुद प्लेग का देवता हो और उसका दिल उदासी से भर गया। अचानक उसने उन 2 शब्दों को सुना। मोयिन्हे के होंठ थोड़े मुड़ गए। जो स्पष्ट रूप से एक सुखद मुस्कान थी, उसे ये शेन द्वारा एक मुस्कान में छिपी हुई कटार के रूप में व्याख्या किया गया था। ये शेन के खतरे की घंटी जोर से बजी और उसने तुरंत बीच में दखल दिया, मिस सी, क्या एक्यूपंक्चर के लिए एक अलग जगह चुनने में कोई समस्या होगी? उसके भाई के स्वभाव के साथ वह कैसे नग्न हो सकता था और मिस सी को उसकी छाती में सुई डालने दे सकता था? उसके भाई ने अपनी पवित्रता को इस हद तक संरक्षित किया था कि वह शायद चाहता था कि वह अरब महिलाओं की तरह हो, जब भी वह बाहर जाता तो अपने चेहरे को एक काले रेशम के स्कार्फ से ढक लेता। और मिस सी उसके भाई की निचली रेखा को चुनौती दे रही थी। अगर उसके भाई ने इलाज से इनकार कर दिया तो क्या होगा? सी मिंगजिंग भी एक्यूपंक्चर के लिए दूसरी जगह चुनना चाहती थी। दुर्भाग्य से वे कई एक्यूपॉइंट छाती पर थे। उसे असहाय महसूस हुआ, जैसे कि वह अपनी खुद की कब्र खोद रही हो। सी मिंगजिंग को अब अपने फैसले पर गहरा पछतावा हुआ। मुझे पहली जगह में इतनी जोखिम भरी उपचार योजना क्यों चुननी पड़ी? अब एक गलत कदम का मतलब था कि सब कुछ गलत हो जाएगा। आगे एक खाई थी, फिर भी उसे एक पतंगे की तरह उसमें खुद को फेंकना पड़ा। आकाश मुझे मारना चाहता है। कोई बच नहीं सकता। मिस सी, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कृपया एक अलग स्थान पर विचार करें, जैसे कि बांह या माथे। क्या स्वीकार्य नहीं है? मोयिन्हे अब और सुन नहीं सका। वह ये शेन को लात मारना चाहता था। आदमी में पूरी तरह से समझ की कमी थी। ये शेन ने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये ठीक है? मोयिन्हे चुप रहे, लेकिन मेज के नीचे उसके बेचैन लंबे पैरों ने सी मिंगजिंग के बछड़ों से टकराया और यहाँ तक कि उन्हें थोड़ा फंसा भी लिया। सी मिंगजिंग दलिया पी रही थी जब वह अचानक खड़ी हो गई और अविश्वसनीय रूप से इन्हें की ओर देखा। वह अपनी सीट पर बैठा था, त्रुटिहीन ढंग से कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा शालीनता की तस्वीर थी और उसका प्रतिष्ठित व्यवहार किसी के लिए भी ये पता लगाना असंभव बना दिया कि उसके लंबे पैर मेज के नीचे कितने बेशर्म थे। जिंग, उसके बगल में बैठा ये नियानबाई सी मिंगजिंग की ओर पजल्ड होकर देखा। सी मिंगजिंग ने चुपके से अपने दांत पीसे, फिर से बैठ गई और कहा, कुछ नहीं। फिर उसने अपना पैर उठाया और मोयिन्हे के पैर पर जोर से ठोकर मारी। ये शेन अचानक दर्द में खड़ा हो गया। किसने मुझ पर कदम रखा? सी मिंगजिंग। उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाना जारी रखा। ये शेन ने अपराधी को खोजने की कोशिश करते हुए मेज के नीचे झांका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्मूलन की प्रक्रिया से ये निश्चित रूप से उसका भाई होना चाहिए।
क्या उसका भाई ये संकेत दे रहा था कि छाती भी पूरी तरह से ठीक थी? ये शेन के वापस बैठने के बाद वह समझ गया। मिस सी, तो छाती पर। आप मेरे भाई के लिए एक्यूपंक्चर कब शुरू करने की योजना बना रही हैं? हर दिन कितनी देर? लगातार 3 महीने तक। क्या इससे मेरे भाई की छाती छेदों से भर नहीं जाएगी? हालांकि यह एक बहुत ही गंभीर मामला था, ये शेन के वर्णन ने अचानक सी मिंगजिन को हंसा दिया। छेदों से भरा हुआ, वह वाक्यांश, छेदों से भरा हुआ, ने वास्तव में उसे संतुष्टि का एक रोमांच दिया। अचानक, वह अब इस विचार के प्रति इतनी प्रतिकूल नहीं थी। सी मिंगजिन को थोड़ी उम्मीद भी थी। उसने कहा, कोई भी कुछ असुविधा को सहन किए बिना ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकता। मिस्टर मो, आज आप कब खाली हैं? प्रत्येक एक्यूपंक्चर सत्र में आधा घंटा लगेगा। मोयिन्हे की नज़र गहरी थी क्योंकि उसने सी मिंगजिन को देखा, उसकी आंखों में धूर्त प्रत्याशा को नहीं छोड़ा। वह बदला लेने की उसकी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत इच्छुक था। उसने कहा, मैं 24 घंटे ऑन कॉल पर हूँ। चैप्टर 75, मोयिन्हे, 24 घंटे ऑन कॉल दो। मैं इसे अभी कर सकता हूँ, उसने जोड़ा। मोयिन्हे ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और एक एक करके अपनी शर्ट को अनबटन करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी कामुक कॉलरबोन और दूधिया सफ़ेद त्वचा का खुलासा हुआ। सी मिंगजिन, जो एक उबला हुआ बन खा रही थी, लगभग अपनी जीभ काट ली। उसने जल्दी से कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है। नाश्ते के बाद, मुझे शाओबाई को स्कूल ले जाना है और मुझे आज सुबह अन्य काम करने हैं। मैं वापस आऊंगी और जब मैं खत्म कर लूंगी तो आपको एक्यूपंक्चर उपचार दूंगी। मोयिन्हे ने अपनी कपड़े उतारने की क्रिया को रोक दिया, उसकी आंखों में निराशा का एक संकेत था। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। शब्द घर आना हालांकि सरल थे, लेकिन जब उसकी चुंबकीय आवाज में बोले गए तो एक पति के अपनी पत्नी का इंतजार करने के रोमांटिक निहितार्थ के साथ गूंज उठे। सी मिंगजिन की खोपड़ी झुनझुनी हुई। उसने दृढ़ता से अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया, उसके शब्दों में गहरे अर्थ को न समझने का नाटक किया। ये नियानबाई अपना भोजन खत्म करने के बाद लापरवाही से अपने छोटे बैकपैक को एक कंधे पर लटका लिया। जिंगजिंग, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, सी मिंगजिंग ने भी खाना खत्म कर लिया था। वह भागने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वे कार में बैठे और दरवाजा बंद करने वाले थे, एक लंबा, अच्छी तरह से परिभाषित पैर अचानक अंदर आ गया। सी मिंगजिंग की आंखें फड़क उठीं। हालांकि, ये नियानबाई का चेहरा सुखद आश्चर्य से रोशन हो गया। डैड, क्या आप मुझे स्कूल ले जाने वाले हैं? हम। मोयिन्हे कार में बैठ गया, एक निर्णायक धड़ाम के साथ दरवाजा बंद कर दिया, और सी मिंगजिंग के बगल में बैठ गया, उसकी उपस्थिति लंबी और आकर्षक थी। डैड, ये पहली बार है जब आप मुझे स्कूल ले जा रहे हैं। ये नियानबाई ने खुशी से कहा। मैंने तुम्हें कभी स्कूल नहीं ले गया। मोयिन्हे की आवाज़ में अपमानित अधिकार का एक नोट था। अपने बेटे के सामने ये बताना कि उसने अपने बेटे को कभी स्कूल नहीं ले गया था, अपने पिता के कर्तव्यों की उपेक्षा करने के आरोप के बराबर था। यह अक्सर कहा जाता है कि बेटियां अपने पिता के लिए आरामदायक, गद्देदार जैकेट की तरह होती हैं, जबकि बेटे अधिक मसौदे वाले होते हैं। ये नियानबाई कोई अपवाद नहीं था। आपने न केवल मुझे कभी स्कूल नहीं ले गया, डैड, आप तो माता पिता शिक्षक सम्मेलनों में भी नहीं जाते। तीसरे चाचा हमेशा इसके बजाय जाते हैं। मोयिन्हे चुप हो गए। किंडरगार्टन के लिए माता पिता शिक्षक सम्मेलन, क्या फायदा है? मोयिन्हे ने सोचा, उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसने कुछ और नहीं कहा। एक परित्यक्त डैड की छवि अब मजबूती से तय हो गई थी। ये नियानबाई किंडरगार्टन तक खुशी से गुनगुनाया, लगभग गर्व के साथ कूद रहा था। कार से बाहर निकलने के बाद उसने अपने बाईं ओर मोयिन्हे का हाथ और दाईं ओर सी मिंगजिन का हाथ पकड़ा, व्यवहारिक रूप से अपनी कक्षा की ओर बढ़ रहा था। किसी भी दर्शक के लिए वे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने वाले एक जोड़े की तरह दिखते थे, एक परिपूर्ण तस्वीर। एक बार जब ये नियानबाई अपनी कक्षा के अंदर था, तो सी मिंगजिंग ने एक हेस्टी रिट्रीट करने की कोशिश की। लेकिन मोयिन्हे ने अपने लंबे पैरों और समान रूप से लंबी बाहों के साथ उसे कंधे से पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें सवारी दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। हालांकि, मोयिन्हे ने कोई जवाब नहीं लिया और व्यावहारिक रूप से उसे कार में बंडल कर दिया। हताश होकर, सी मिंगजिंग ने सू परिवार का पता दिया। उसने पिछली रात जी चांग्युआन से वादा किया था कि वह उसकी बीमारी का इलाज करेगी। नुस्खा पहले ही लिखा जा चुका था। सूचीबद्ध चीनी औषधीय सामग्री में से एक पाउडर पीली पाइन छाल थी, कुछ ऐसा जो केवल उसके पास पूरी दुनिया में था। सू परिवार का विला फर्स्ट रिंग के भीतर स्थित था, एक ऐसा क्षेत्र जहां जमीन अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। 2 पत्थर के शेर हवेली के भव्य प्रवेश द्वार के किनारे थे और गेट पर सोने का नाम था, सुनिवास। छोटी पीढ़ियों को इस तरह की एक पारंपरिक, प्रभावशाली शैली की सराहना नहीं हो सकती है, लेकिन पुराने मास्टर सू ने निश्चित रूप से किया। उसने उन 2 पत्थर के शेरों पर एक महत्वपूर्ण राशि खर्च की थी। पुराने मास्टर सू अक्सर कहते थे कि पत्थर के शेर उनके घर की रखवाली करते थे, ये सुनिश्चित। यहाँ अध्याय 76 से हिंदी में अनुवाद दिया गया है। कहावत है, अच्छी महिलाएं जिद्दी पुरुषों से डरती हैं। सी मिंगजिंग ने और कुछ नहीं कहा, मुड़ी और दरवाजे की घंटी दबाई। घर में घुसते ही वह लिविंग रूम में बूढ़े मास्टर सू की बहू किन यिनन से मिली। किन यिनन अभी अभी उठी थीं। उनके बाल अभी संवरे नहीं थे और उन्होंने हल्के फुल्के ऊनी स्वेटर और एक हिप हगिंग सा कट पहन रखी थी। 40 से ऊपर की होते हुए भी वह एक परिपक्व और कुलीन आभा से भरी हुई थी। हालांकि, उन्होंने 3 बेटों को जन्म दिया था, लेकिन सालों ने उनके चेहरे पर कोई खास निशान नहीं छोड़ा था।
सुप्रभात श्रीमती सू, सी मिंगजिंग ने शिष्टाचार से उनका अभिवादन किया। किन यिनन ने एक संकोची भाव से सिर हिलाया। किन यिनन को सी मिंगजिंग से कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल रात बूढ़े मास्टर सू घर वापस आए थे और उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे का सी मिंगजिंग से विवाह करने का मुद्दा उठाया था। किन यिनन सी मिंगजिंग का एक मेहमान के रूप में स्वागत तो कर सकती थी, लेकिन उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने का विचार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इन सालों में उन्होंने अपनी सारी सोच और प्रयास अपने 3 बेटों पर लगा दिए थे, जिनमें से प्रत्येक को उन्होंने प्रतिभाशाली बनाया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भविष्य की बहुएं उनके बेटों के योग्य होंगी, न कि सी मिंगजिंग जैसी, जो एक अमीर परिवार की युवा लड़की होने के बावजूद प्रिजन स्टार पर बिना उचित शिक्षा के पली बड़ी थी। लेकिन इस बार बूढ़े मास्टर सू अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सी मिंगजिंग चिकित्सा में इतनी कुशल थी कि वह कैंसर का इलाज कर सकती थी। एक बार जब वह कैंसर का इलाज कर देती, तो वह प्रसिद्ध हो जाती और निस्संदेह उनके बेटे के योग्य होती। किन यिनन अंदर से असंतुष्ट थी, लेकिन वह खुले तौर पर अपने ससुर का विरोध नहीं कर सकती थी, जिससे वह सचमुच छोटे ऊससा थीं। सी मिंगजिंग ने उनसे अभिवादन करने के बाद गेस्ट रूम में चली गईं। किन यिनन की नजरें झिलमिला गईं और उन्होंने दृढ़ता से अपने कमरे में वापसी की। बूढ़े मास्टर सू ने सी मिंगजिंग के लिए एक गेस्ट रूम की व्यवस्था की थी। ये परिवार में अस्थायी रूप से जाने से पहले वह वहीं रुकी थी और प्रिजन स्टार्स उनका सामान भी उसी कमरे में था। लेकिन उन्होंने जैसे ही अपना सूटकेस खोला, उन्होंने देखा कि येलो पाइन छाल का पाउडर गायब था। किसने लिया? सी मिंगजिंग ने अपने सूटकेस का बाकी सामान चेक किया। सब कुछ वहीं था, केवल येलो पाइन छाल का पाउडर गायब था। मैंने सू परिवार में किसका अपमान किया होगा? अगर मुझे येलो पाइन छाल का पाउडर नहीं मिला, तो कल रात सॉन परिवार में मेरा शानदार जवाबी हमला मजाक बन जाएगा। जब बटलर ने बूढ़े मास्टर सू को सी मिंगजिंग के आने की सूचना दी, तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत अपना ताइची अभ्यास बंद कर दिया। फिर वह शक्ति के साथ सी मिंगजिंग के कमरे में चले गए। मिंगजिंग, मेरी प्रिय, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? दादा सू, मैंने खा लिया है, सी मिंगजिंग ने जवाब दिया। उन्होंने अपना सूटकेस बंद कर लिया। बूढ़े मास्टर सू सबसे कम संभावना वाले व्यक्ति हैं जो मुझे मुश्किल में देखना चाहेंगे। उन्होंने सोचा, तो उन्होंने कहा, दादा सू, मैं येलो पाइन छाल का पाउडर लेने आई थी, लेकिन किसी ने मेरे सूटकेस को खोलकर इसे ले लिया है। क्या? बूढ़े मास्टर सू चौंक गए। वह जानते थे कि यह मिंगजिंग के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उनका चेहरा तुरंत गंभीरता से सिकुड़ गया। धिक्कार है, वह नटखट सू चेंग ही होगा। मैं उसे इतना मारूंगा कि उसका भूत उतर जाएगा। चिंता मत करो मिंगजिंग, दादा तुम्हारे लिए इसे ठीक कर देंगे। ये तुम्हारी महत्वपूर्ण योजनाओं को पटरी से नहीं उतार पाएगा, उन्होंने वादा किया। सी मिंगजिंग ने कोई राय नहीं दी। मैं अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि मेरे सूटकेस की तलाशी किसने ली, उन्होंने सोचा। लेकिन यह अच्छा है कि बूढ़े मास्टर सू गुस्से में हैं। मैं इस अवसर का उपयोग सू परिवार की प्रतिक्रियाओं को देखने और चोर को खोजने के लिए कर सकती हूँ। शायद सी मिंगजिंग के प्रति गहरे स्नेह के कारण बूढ़े मास्टर सू ने काफी हंगामा मचाया। उन्होंने न केवल सू चेंग को बिस्तर से खींचने के लिए अपनी छड़ी घुमाई, बल्कि वे उसे लिविंग रूम तक भी खदेड़ते रहे और पूरे समय उसे मारते रहे। उनकी उम्र पर मत जाए। जब अपने पोते को पीटने की बात आई, तो उनमें एक पुरानी बस में सीट के लिए लड़ने वाले बूढ़े व्यक्ति की पूरी शक्ति थी। जल्द ही उन्होंने पूरे घर में हलचल मचा दी। शोर सुनकर परिवार के सभी सदस्य, जवान और बूढ़े, तमाशा देखने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। और सू चेंग, उसे कितना अन्याय महसूस हुआ। अध्याय 77। वह केवल एक टैंक टॉप पहने हुए था, एक तकिया लेकर घर में दौड़ रहा था। उसकी गर्दन अकड़ गई थी क्योंकि वह चिल्ला रहा था, सी मिंगजिंग, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारी पेड़ की छाल का पाउडर क्यों चुराऊंगा? तुम दुष्ट औरत, तुम सच में प्रिजन स्टार से हो। उन मौत की सजा पाए कैदियों के साथ इतने समय तक रहने के बाद तुमने कुछ अच्छा तो नहीं सीखा, लेकिन लोगों को फंसाना तुम्हारे लिए आसान है। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े मास्टर सू ने अपनी छड़ी को एक कांटेदार डंडे की तरह घुमाया। तुम झूठा जवाबी इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो। कल रात सिर्फ तुम और मैं ही सॉन परिवार में गए थे। तुम जानते थे कि पेड़ की छाल का पाउडर मिंगजिंग को बहुत प्रसिद्धि दिला सकता है। अगर तुमने नहीं लिया, तो और कौन ले सकता है? उद्धरण चिन्ह। सू चेंग ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दादा, जैसे ही आप कल रात घर आए, आपने पूरे परिवार को सॉन परिवार के घर में सी मिंगजिंग के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताया। अब कौन नहीं जानता कि सी मिंगजिंग के हाथों में पेड़ की छाल का पाउडर कैंसर का इलाज कर सकता है। तो मैं ही वह अकेला कैसे हो सकता हूं जिसे ये पता है? जैसे जैसे वह भागा, उसने विश्लेषण किया, मुझे पता है। ये बड़े भाई या दूसरे भाई ही होंगे। वे जानते हैं कि आपने जबरदस्ती शादी का विचार नहीं छोड़ा है, इसलिए वे उसके पेड़ की छाल का पाउडर चुराना चाहते थे ताकि उसे सुपरिवार में शादी करने के लिए आवश्यक जी से वंचित कर सकें। यही है। दादा, अगर आपको किसी को मारना है, तो बड़े भाई या दूसरे भाई को मारो। बूढ़े मास्टर सू ने छींक दी। तुम्हारा बड़ा भाई सबसे समझदार है। क्या तुम्हें लगता है कि वह ऐसा नीच काम करेगा? उद्धरण चिन्ह। और तुम्हारा दूसरा भाई ऐसा सज्जन व्यक्ति, बचपन से ही लड़कियों को परेशान करने वाला नहीं है। वह तुम्हारे जैसा एक बदमाश कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तुमने मिंगजिंग के लिए शादी का प्रस्ताव ढूंढने का नाटक किया था। मैंने तब तुम्हें नहीं मारा, और अब तुम उसके पेड़ की छाल के पाउडर के साथ खिलवाड़ कर रहे
हे हो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जैसे ही बूढ़े मास्टर सू की छड़ी नीचे आई, सू चेंग ने जल्दी से अपने सिर को बचाने के लिए तकिए का उपयोग किया और वार से बच गया। सी मिंगजिंग एक तरफ खड़ी थी, हर किसी की प्रतिक्रियाओं को चुपचाप देख रही थी। हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई भी अपराधी नहीं था। हालांकि सू चेंग के शब्दों ने उसे एक संकेत दिया था। शायद सू परिवार में कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि वह शादी करे और जानबूझकर उसके लिए परेशानी पैदा कर रहा था। ये कौन हो सकता था? बूढ़े मास्टर सू के अलावा लगभग हर कोई उसके परिवार में शादी करने के खिलाफ था। ये संदिग्धों की एक काफी विस्तृत श्रृंखला थी और सी मिंगजिंग फिलहाल किसी को भी बाहर नहीं कर सकती थी। हालांकि अब जब उसने एक महत्वपूर्ण बिंदु की पहचान कर ली थी, तो वह जानती थी कि अपने पेड़ की छाल का पाउडर कैसे वापस पाना है। दादा सू, कृपया उसे मारना बंद करें। सी मिंगजिंग ने सू चेंग की ओर से हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज जानबूझकर उदासी और चिंता से भरी थी। सू चेंग, अगर तुमने इसे लिया है, तो कृपया इसे मुझे वापस दे दो। यह मेरी शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवार के क्राउन प्रिंस ने कहा कि अगर मैं कैंसर का इलाज कर सकती हूँ, तो वह मुझसे शादी करने को तैयार हैं। सू चेंग अपने चेहरे में धक धक कर रहे दर्द और अपनी चीखों को भी भूल गया। सी मिंगजिंग को अविश्वसनीय रूप से घूर रहा था। हे भगवान, क्या सच में? सी मिंगजिंग ने एक ऐसी अभिव्यक्ति अपनाई जैसे कि वह अविश्वसनीय भाग्य के झटके से प्रभावित हो गई हो। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए, मोइन ही मुझे खुद यहाँ लाए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता, तो तुम बाहर जाकर खुद देख सकते हो। मेरे पास कैंसर का इलाज करने का गुप्त नुस्खा है। उनके पास दुनिया का सबसे उन्नत एरोस्पेस बेस है और वे प्रिजन स्टार पर पेड़ की छाल के पाउडर की अंतहीन आपूर्ति का खनन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सहयोग करते हैं, तो दुनिया भर के कैंसर मरीज केवल हमें ही ढूंढेंगे। वह बाजार, उसे अपना वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। सू परिवार के सदस्य पहले ही समझ गए थे, बाजार की क्षमता असीमित थी। सू चेंग अपने टैंक टॉप में बाहर भागा। भले ही बाहर का तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे था, लेकिन यह उसके उत्साह को कम नहीं कर सका। 2 मिनट बाद सू चेंग वापस आया, चिल्लाते हुए, हे भगवान, मोयिन्हे सच में बाहर कार में हैं। ये कौन था? किसने पेड़ की छाल का पाउडर लिया? इसे जल्दी बाहर लाओ। सी मिंगजिंग के शानदार शादी के अवसर को खराब मत करो। उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग की आंखों में एक सूक्ष्म चमक थी और उसकी आवाज कोमल थी। अगर आप इसे सीधे हाथ में देने में बहुत शर्मिंदा हैं, तो इसे कहीं स्पष्ट जगह पर रख दें। मैं इसे खुद ले लूंगी। अध्याय 78। स्वाभाविक रूप से लिविंग रूम में किसी भी दर्शक ने आगे बढ़कर जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने आसपास के लोगों को गुप्त रूप से देखा। किसने पेड़ की छाल का पाउडर चुराया होगा? हालांकि आधे घंटे बाद सू चेंग के दरवाजे के प्रवेश द्वार पर गमले के बगल में एक दूध पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टिन का डब्बा मिला। वह इसे घर के अंदर ले आया। मिंगजिंग, क्या ये वही है? सी मिंगजिंग की आंखें थोड़ी चमक गईं क्योंकि उन्होंने टिन का डब्बा खोला और सिर हिलाया। यही है। धन्यवाद, तुम नटखट बच्चे। तुम अभी भी कहते हो कि तुमने इसे नहीं चुराया। उद्धरण चिन्ह। सू परिवार के मुखिया ने अपनी चाय की प्याली को कॉफी टेबल पर पटक दिया, अपनी छड़ी उठाई और अपने पोते को फिर से मारने वाला था। सू चेंग सहज रूप से कूद गया। दादा, कृपया समझदार बने। मैंने इसे स्पष्ट रूप से दरवाजे के बाहर फूल के गमले के पास पाया। मैं ही वह हूं जिसे इसका श्रेय मिलना चाहिए। यह मेरे बड़े या दूसरे भाई ने चुराया होगा। वे जानते थे कि मिंगजिंग को मोयिन्हे से शादी करने का मौका मिल गया था, इसलिए उन्होंने इसे चुपके से बाहर निकाला और फिर वापस रख दिया। मामला पूरी तरह से सुलझा हुआ है। सू परिवार के मुखिया गुस्से में और शर्मिंदा थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सी मिंगजिंग के नाना के साथ गलत किया है। सी मिंगजिंग भी समझ गईं। सू परिवार को उनसे कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वे उसे अपने परिवार में शादी करने की अनुमति भी नहीं देंगे। सौभाग्य से उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सू चेंग ने सी मिंगजिंग से आग्रह किया, मिंगजिंग, जल्दी करो और पेड़ की छाल का पाउडर बाहर ले जाओ। मोयिन्हे को ज्यादा देर तक इंतजार मत कराओ। मैं, तुम्हारा तीसरा भाई, मोयिन्हे से तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा विंगमैन हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस अपने तीसरे भाई से पूछना। हर बार जब सू चेंग खुद को तीसरा भाई कहता था, तो वह चाहता था कि वह सी मिंगजिंग को तुरंत अपनी वास्तविक बहन बना ले। इस तरह दादा अब बेतरतीब ढंग से मिलान नहीं कर सकते थे। लेकिन सी मिंगजिंग पूरी तरह से शांत बैठी रही, उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। किसने कहा कि मैं मोयिन्हे से शादी करने जा रही हूँ? क्या तुम ही नहीं थी जिसने ये कहा था कि पेड़ की छाल के पाउडर से मोयिन्हे तुमसे शादी करेगा? उद्धरण चिन्ह। मोयिन्हे की स्थिति को देखते हुए वह मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं? मैंने तो बस अपना पेड़ की छाल का पाउडर वापस पाने के लिए ये तुरंत बनाया था। सी मिंगजिंग नहीं चाहती थी कि सू परिवार सच में गलत समझे। अगर ये शब्द लापरवाही से मोयिन्हे के कानों तक पहुंच जाते, तो वह सौ मुंह होने पर भी चीजों को साफ नहीं कर पाती। सू चेंग ने एक पफ की आवाज निकाली। तुम? बेशक, सू चेंग गुस्सा नहीं था। इसके बजाय वह हंस पड़ा। हा हा हा, मिंगजिंग, तुम इतनी चालाक कैसे हो? सू चेंग को बेवकूफ लड़कियां या डरपोक लड़कियां पसंद नहीं थीं। वह उन लोगों की सराहना करता था जो बहादुर और रणनीतिक थे। सी मिंगजिंग को ये कहते हुए सुनकर सू चेंग बहुत खुश था। ये लड़की दिलचस्प है। जब सी मिंगजिंग ने वह लाइन छोड़ी, तो सू परिवार में हर कोई उसे देखने लगा।
सू परिवार के मुखिया का केवल एक बेटा था, सू यानमिंग। सू यानमिंग के बदले में 3 बेटे थे, सबसे बड़ा सू लाइट, दूसरा सू यू और सबसे छोटा सू चेंग। इस समय वे सभी या तो मुस्कुरा रहे थे या सी मिंगजिंग पर भौहें चढ़ा रहे थे। किसी ने नहीं सोचा कि वह चालाक थी। आखिरकार वह वही थी जिसका सामान चोरी हो गया था। केवल किन यिनन, सू यानमिंग की पत्नी, ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। एक क्षणिक छाया उनकी अभिव्यक्ति पर आई, एक विवरण जिसे चतुर सी मिंगजिंग ने पकड़ लिया। किन यिनन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सी मिंगजिंग उसके लिए ऐसा जाल बिछाएगी और न ही सबके सामने उसे इस पर बुलाएगी। वह गुस्से से उबल रही थी। काश मुझे पता होता तो मैं उस डिब्बे को सीधे शौचालय में बहा देती। सू यानमिंग ने इस मुद्दे को कम करने की कोशिश की। सौभाग्य से यह मिल गया। चलो इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। कोई बात नहीं जिसने इसे चुराया, ऐसी चीजें फिर से मत करना। मिंगजिंग के नाना हमारे सू परिवार के प्रति दयालु थे। पिताजी सही कहते हैं, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सू यानमिंग को काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी की और फिर चले गए। सू लाए और सू यू को भी काम पर जाना था। केवल सू चेंग अपने कंबल को पकड़कर अपनी झपकी जारी रखने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जाने से पहले उन्होंने सी मिंगजिंग से कहा, मिंगजिंग अब से बस मुझे तीसरा भाई कहकर बुलाओ। जब तक तुम मुझे तीसरा भाई कहती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे साथ अपनी बहन की तरह व्यवहार करूंगा। अध्याय 79। लेकिन सी मिंगजिंग ने घमंड से कहा, मुझे किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। क्या वह सच में कम समझा जा रहा था? सू चेंग आग बबूला हो गया। उसने उसकी गर्दन के चारों ओर एक हाथ डाला। क्या तुम जानती हो कि शाही राजधानी में हमारा तीसरा भाई कितना प्रभावशाली है? जब तक मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम शाही राजधानी में किसी भी मनोरंजन स्थल में घूम सकती हो, समझी? हालांकि तुम्हारे भाई के रूप में मैं अपनी मुन्हबोली बहन से शादी नहीं कर सकता। सू परिवार के मुखिया अपनी छड़ी लहराते हुए सू चेंग को चले जाने के लिए चिल्लाए। सू चेंग के चरित्र के साथ उसे मिंगजिंग के साथ जोड़ी बनाना उसके लिए एक अपमान होगा। मुखिया भड़क गए। उनके 2 और पोते थे, सू लाए और सू यू। उनमें से कोई भी उस बदमाश सू चेंग की तुलना में मिंगजिंग के लिए एक कहीं बेहतर पति होगा। सू चेंग के जाने के बाद सी मिंगजिंग ने किन यिनन पर एक नजर डाली, जो स्पष्ट रूप से अपनी निराशा को दबा रही थी। मैडम, ये पृथ्वी पर मेरा पहली बार है। बहुत कुछ है जो मैं नहीं समझती, खासकर शिष्टाचार के बारे में। मुझे डर है कि मैं गलती कर सकती हूँ और अज्ञानता से खुद को मूर्ख बना सकती हूँ। क्या मैं आपसे 1-2 बातें सीख सकती हूँ? किन यिनन का दिल घबराहट से उछल पड़ा। सी मिंगजिंग को ये पता नहीं चल सकता कि मैं ही अपराधी हूँ। वह धीरे धीरे खुद को संभाली। जरूर, मेरे साथ सनलाइट रूम में आओ। हम बैठ सकते हैं, थोड़ी धूप सेक सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। सू परिवार के मुखिया ने निर्देश दिया, यिनन, मिंगजिंग को अच्छी तरह से सिखाना। एक लड़की शिष्टाचार के बारे में कभी ज्यादा नहीं जान सकती, खासकर जब उसकी माँ कभी बी सिटी की शीर्ष सोशलाइट थी। सू परिवार के मुखिया ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था और वे खुद डाइनिंग रूम की ओर चले गए। उन्हें सुबह में गर्म चावल की दलिया पीना पसंद था, जो आरामदायक और पेट के लिए अच्छा था। सी मिंगजिंग किन यिनन के पीछे छत पर चली गईं। सू परिवार की छत को एक पारदर्शी कांच के सनलाइट रूम में बंद कर दिया गया था। ये सुखद रूप से गर्म था, यहां तक कि ठंड की सर्दियों में भी। एक कप फूलों की चाय, एक डेक कुर्सी और धूप का एक टुकड़ा, ये काफी आरामदायक सेटिंग होने का वादा करता था। किन यिनन ने मेवे और फलों से भरी एक ट्रेली उसे कॉफी टेबल पर रखा और फिर आराम से कुछ फूलों की चाय बनाई। हर इशारा एक प्रतिष्ठित परिवार की मैडम के लिए उपयुक्त शिष्टाचार और परिष्कार को प्रदर्शित करने के लिए गणना किया गया था। दुर्भाग्य से सी मिंगजिंग इन बारीकियों की सराहना करने में विफल रही। वह किन यिनन के बगल में बैठ गईं और सीट पर एक अस्पताल की निदान रिपोर्ट देखी। उन्होंने इसे उठाया और उस पर एक नजर डाली। किन यिनन ने तुरंत उसके हाथ से निदान रिपोर्ट छीन ली और उसे अपने दूसरी ओर रख दिया। चूंकि वह शिष्टाचार सीखना चाहती है, मैं उसे दिखाऊंगी कि एक उच्च समाज की महिला की परवरिश की तुलना में एक सच्ची उत्तराधिकारिणी के रूप में उसमें कितनी कमी है, किन यिनन ने सोचा। अचानक सी मिंगजिंग ने सीधे सीधे पूछा, मैडम, आप ही थी जिसने मेरा पेड़ की छाल का पाउडर लिया, है ना? सवाल से हैरान होकर किन यिनन क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गईं, उनकी अभिव्यक्ति कड़ी हो गई। तुम क्या बकवास कर रही हो? किन यिनन असहज लग रही थी, यहां तक कि थोड़ी शर्मिंदा भी थी। मैं तुम्हारी पेड़ की छाल का पाउडर क्यों लूंगी? मेरा कभी भी आपके बेटे से शादी करने का इरादा नहीं था और न ही मैं आपकी दुश्मन बनना चाहती हूँ। ये दादा सू थे जो मुझे प्रिजन स्टार से वापस लाए। अन्यथा मैं अभी भी उस जंगली भूमि में होती, पृथ्वी पर लौटने की इच्छा होने पर भी असहाय। सू परिवार ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, एक ऐसा काम जिसे मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगी। सी मिंगजिंग बातों को घुमाना नहीं चाहती थी। वह यहाँ अपना रुख स्पष्ट करने के लिए थी। वह सू परिवार में किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं चाहती थी। सू परिवार के सदस्यों को उसे उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया वे शायद ही कभी अच्छे अंजाम को मिले। सू परिवार ने उस पर दया दिखाई थी और वह उनमें से किसी को भी अपनी कब्र खोदते हुए नहीं देखना चाहती थी। किन यिनन का चेहरा ठंडा हो गया। कौन जानता है कि तुम सच में क्या सोच रही हो? मेरे तीनों बेटे उत्कृष्ट हैं। उसके सामने ऐसे अवसर के साथ सी मिंगजिंग कैसे प्रलोभित नहीं होगी? मैं विश्वास करने से इनकार करती हूँ कि वह नहीं है।
किन यिनन ने सोचा। यह एक माँ का अपने बेटों में आत्मविश्वास था। समस्या ये थी कि उसके तीनों बेटे बस बहुत असाधारण थे। अनगिनत लड़कियां अपना दिमाग खपा रही थीं, सुपरिवार में शादी करने का मौका पाने के लिए बेताब थीं। प्रिजन स्टार की एक लड़की को मेरे प्रतिष्ठित बेटों के योग्य होने का क्या अधिकार है। अध्याय 80। सू मुखिया भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन किन यिनन नहीं थी। किन यिनन की नज़रों में सी मिंगजिंग एक ग्रामीण इलाके की प्रवासी मजदूर लड़की से भी बदतर थी। कम से कम उन लड़कियों के पास आमतौर पर एक मध्य या उच्च विद्यालय की डिग्री और एक साफ सुथरा पारिवारिक इतिहास होता है, जबकि सी मिंगजिंग की मां एक हत्यारी थी। सी मिंगजिंग ने किन यिनन के विचारों को देखा। वह आत्मसम्मान और एक सहज अभिमान की एक मजबूत भावना रखती थी। मैडम, हर कोई अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं अब आपकी नज़रों में एक चींटी की तरह लग सकती हूँ, इतनी महत्वहीन की। एक गिरता हुआ बिलबोर्ड मुझ जैसी दो को कुचल सकता है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा है। मैं अपनी खुद की महिमा हासिल करूंगी। तब तक आपके बेटे, जिन्हें आप इतना सम्मान देती हैं, शायद मेरी नज़र में भी ना आए। मैं खुद को सुपरिवार के इस कुएं में समय से पहले क्यों बांधूं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, किन यिनन ने खींच कर कहा। नी शब्द रह गईं। उन्होंने कभी भी इतनी अहंकारी और घमंडी लड़की का सामना नहीं किया था, और उनका गुस्सा एक अपमानजनक हंसी में बदल गया। तुम सुपरिवार के घर को केवल एक कुआं कहने की हिम्मत करती हो। उद्धरण चिन्ह। मैंने सौर मंडल को पार किया है और ब्रह्मांड की विशालता को देखा है। ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी पर एक विला वास्तव में एक कुएं से भी कम है। आप अपने बेटों को कीमती व्यंजन मानती हैं, लेकिन मुझे शायद ऐसी चीजों का स्वाद भी न हो। मैंने अपनी बात कह दी है। मुझे उम्मीद है कि मैडम, आप ये जान जाएंगी कि कब रुकना है। अपनी बात कहने के बाद सी मिंगजिंग उठ खड़ी हुई, जाने के लिए तैयार थीं। जैसे ही वह सनलाइट रूम से बाहर निकलने वाली थी, सी मिंगजिंग अचानक रुक गईं। वह वापस मुड़ी, उसकी नज़र किन यिनन पर थी, जो गुस्से से कांप रही थी, और उन्होंने एक सलाह दी। मैडम, आप प्लीहा और गुर्दे की यांग की कमी से पीड़ित हैं, जिसमें अशुद्ध विषाक्त पदार्थों का आंतरिक संचय है। यह बाहरी रोगजनकों के आक्रमण के कारण होता है, जो यिन और यांग के असंतुलन का कारण बनता है, जो बदले में आपके आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। चूंकि आपने दीर्घकालिक पश्चिमी दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, तो पारंपरिक चीनी दवा क्यों ना आजमाएं। मैं नीचे जाकर आपके लिए एक नुस्खा लिखूंगी। इसे पानी के साथ उबालें और 21 बार मौखिक रूप से लें। इससे आपकी प्लीहा मजबूत होनी चाहिए, आपके गुर्दे को बढ़ावा मिलना चाहिए, सूजन कम होनी चाहिए, प्रोटीनुरिया और हेमाटूरिया समाप्त होना चाहिए, स्थिरता विषाक्त पदार्थों को साफ करना चाहिए, और नम गर्मी को हल करना चाहिए। सी मिंगजिंग ने अभी जो मेडिकल रिपोर्ट देखी थी, वह सच में किन यिनन की थी। इसमें कहा गया था, 5 साल पहले प्रणालीगत ल्यूपस एरिथेमेटोसिस का निदान किया गया। उसने प्रेडनिसोन उपचार के साथ महत्वपूर्ण सुधार दिखाया, लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति असहिष्णुता के कारण इसे बंद कर दिया। 1 महीने बाद उसके लक्षण फिर से उभर आए, और एडिमा बदतर हो गई। परीक्षणों में सकारात्मक एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी एसएम एंटीबॉडी और एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी का पता चला। आगे की खोजों में प्रोटीनुरिया जोड़ 5-8 लाल रक्त कोशिकाएं HP 9.5 mmol एल का रक्त यूरिया नाइट्रोजन और 220 माइक्रोमोल एल का रक्त क्रिएटिनिन शामिल था। निदान ल्यूपस नेफ्राइटिस और गुर्दे की अपर्याप्तता थी। प्रिजन स्टार पर सीमित स्थितियों के कारण सी मिंगजिंग को पश्चिमी चिकित्सा उपकरणों तक कम पहुंच थी, इसलिए वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अधिक कुशल थी। हालांकि वह कुछ पश्चिमी चिकित्सा भी समझती थी और रिपोर्टों की व्याख्या कर सकती थी। उसके गुरु ने अक्सर कहा था कि पारंपरिक चीनी या पश्चिमी चिकित्सा में से किसी एक की श्रेष्ठता पर कड़ाई से जोर नहीं देना चाहिए। दोनों की अपनी ताकत और सीमाएं हैं। आदर्श दृष्टिकोण दोनों को संयोजित करना था, उनकी ताकत का लाभ उठाने और उनकी कमजोरियों को कम करने के लिए उन्हें निर्बाध रूप से एकीकृत करना था। मैडम किन को ल्यूपस नेफ्राइटिस था और वह 5 साल से पश्चिमी दवा ले रही थीं। हालांकि उसने अब इसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया था। यही वजह थी कि सी मिंगजिंग ने उसे पारंपरिक